हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और स्वागत है आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग एनसीईआरटी पॉडकास्ट देखेंगे। दिस इज़ एनसीईआरटी पॉडकास्ट। पॉडकास्ट के बारे में आप शायद जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है तो एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कोई लोरी होती है ना, लोरी सुनते हैं अपन। तो आप इसको सुन सकते हैं, इसको अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, तो आपको इसमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है और सुनना है कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें आज मैं पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री के चैप्टर की पूरी पूरी जो स्टोरी टाइप से कह सकते हैं, पूरी एनसीईआरटी पढ़ के बताऊंगा आपको, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड में पढ़ के बताऊंगा आपको। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चैप्टर कवर करेंगे अपन पूरा एनसीईआरटी से। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हाइड्रोजन एनसीईआरटी पॉडकास्ट, लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड। सो गेट रेडी विद योर ईयरफोन्स और हेडफोन्स। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, और ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट है ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब। ग्लोब की सरफेस में थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। इसको एक मेजर फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी देखा जा रहा है। फ्यूचर में इससे अच्छी खासी एनर्जी मिल सकती है, ऐसा देखा जा रहा है। साइंटिस्ट इसको ऐसा व्यू कर रहे हैं। सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग ऑल एलिमेंट्स। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स की अगर बात करें, अपने पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन का है। एटॉमिक फॉर्म में इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन एटॉमिक फॉर्म इट कंसिस्ट ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। एलिमेंटल फॉर्म में ये डाई एटॉमिक H2 मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है और इसको डाई हाइड्रोजन कहा जाता है। और ये किसी भी एलिमेंट से सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। चाहे आप कोई भी एलिमेंट ले लो पीरियोडिक टेबल का, सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट है दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसको पहला एलिमेंट कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s1। ऑन वन हैंड इट इज़ सिमिलर टू एल्कली मेटल्स, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS1 है, इसलिए ये एल्कली मेटल से सिमिलरिटी रखता है। वहीं पर दूसरे ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड ये हेलोजेंस के साथ भी सिमिलरिटी रखता है, क्योंकि हेलोजेंस का NH2 NP5 कन्फिगरेशन होता है और उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इनर्ट गैस कन्फिगरेशन को पाने के लिए। और सेम इज़ द केस विद हाइड्रोजन, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो वो हीलियम का जो कन्फिगरेशन है उसे अटेन कर लेगा। तो ये कहीं ना कहीं हेलोजेंस के साथ भी सिमिलरिटी दिखाता है। हाइड्रोजन देयरफॉर हैज़ रिजेम्बलेंस टू एल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजेंस। मतलब इसका जो रिजेम्बलेंस है वो एल्कली मेटल्स के साथ भी है और हेलोजेंस के साथ भी है। एल्कली मेटल्स की तरह ये अपने ऑक्साइड्स बनाता है, हैलाइड्स बनाता है और सल्फाइड्स बनाता है। जैसे मान लीजिए H2S, तो कोई भी एल्कली मेटल होगा वो M2S टाइप का ही सल्फाइड बनाएगा। हैलाइड भी बनाएगा तो वो, मान लीजिए कोई एल्कली मेटल है तो वो बनाएगा MX टाइप का। तो सेम इज़ द केस विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी HCl, HBr इस तरह के ऑक्साइड, और ऑक्साइड भी हाइड्रोजन इसी प्रकार से बनाएगा, जैसे कि H2O। लिथियम का अगर आप केस लें तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है Li2O। तो सिमिलरिटी रखता है एल्कली मेटल्स के साथ किन किन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, ऑक्साइड्स के, हैलाइड्स के और सल्फाइड्स के। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी भी है। डिसिमिलरिटी क्या है? अनलाइक एल्कली मेटल्स, यानी कि एल्कली मेटल्स की तरह ये कुछ काम नहीं भी करता है। वो क्या है? इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देना चाहते हैं। पर हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, अगर नॉर्मल कंडीशंस यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर की अपन बात करें, तो इसमें कोई भी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक देखने को नहीं मिलता है। इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन रिजेम्बल्स मोर विद हेलोजेंस। अगर बात की जाए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो हाइड्रोजन हेलोजेंस के साथ ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। लाइक हेलोजेंस इट फॉर्म्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हेलोजेंस होते हैं वो Cl2, F2, I2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह ही एग्जिस्ट करता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म हाइड्राइड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। दूसरे कंपाउंड्स के साथ ये कंबाइन करके हाइड्राइड्स और लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी इट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू हेलोजेंस। अगर बात करें रिएक्टिविटी की, तो हालांकि ये हेलोजेन से बहुत कम रिएक्टिविटी शो करता है। H plus does not exist freely and is always associated with other atoms or molecules. H plus जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ये हमेशा किसी न किसी के साथ ज़रूर एसोसिएटेड होता है। अकरेंस की अगर बात करें तो डाई हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। अगर बात अपन अकरेंस की करें तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो है यूनिवर्स में 70%
ऑफ द टोटल मास ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का जितना भी मास है उसमें 70% सिर्फ और सिर्फ डाईहाइड्रोजन है। इट इज़ द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। सोलर एटमॉस्फेयर में ये प्रिंसिपल एलिमेंट है। और जो जायंट प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर और सैटर्न, उसमें मोस्टली हाइड्रोजन ही बना हुआ है ड्यू टू इट्स लाइट नेचर। मतलब जुपिटर और सैटर्न जो है उसमें हाइड्रोजन ही ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है और वो मोस्टली हाइड्रोजन के ही बने हुए हैं। ड्यू टू इट्स लाइट नेचर इट इज़ मच लेस अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। हालांकि इसका बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही कम मोलिकुलर वेट होता है, इस वजह से बहुत लाइट होता है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। इन combined form it constitutes 15.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ओशियंस। कंबाइंड फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट का और ओशियंस का 15.4% कंबाइंड फॉर्म में है ना, मतलब अकेले नहीं, कंबाइंड फॉर्म में ही 15.4% कंस्टिट्यूट करता है। अब बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप अपने को देखने को मिलेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये जो आइसोटोप्स हैं ये सिर्फ एक रिस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफर करते हैं और वो रिस्पेक्ट है प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम जिसको अपन हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं उसमें 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ईयर 1934 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट हेरोल्ड सी यूरेन थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि उन्होंने सेपरेट किया था हाइड्रोजन आइसोटोप को। और वो जिस आइसोटोप को उन्होंने सेपरेट किया था उसका मास नंबर था 2, यानी कि बात कर रहे हैं अपन ड्यूटेरियम की। और उन्होंने ये काम फिजिकल मेथड से किया था। लेकिन जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म जो है वो प्रोटियम है। टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन में 0.016% ही ड्यूटेरियम होता है और ड्यूटेरियम मोस्टली HD के फॉर्म में पाया जाता है। ट्राइटियम का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है। अगर आपको 10⁻18 एटम्स ऑफ प्रोटियम मिलेंगे तब जाकर के सिर्फ सिंगल एटम ऑफ ट्राइटियम देखने को मिलेगा। और ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है और वो लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स निकालता है जिसकी हाफ लाइफ होती है 12.33 ईयर्स। Since isotopes have same electronic configuration, they have almost same chemical properties. Isotopes की अगर बात करें तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है और इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। लेकिन जो एकमात्र डिफरेंस आता है वो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन में आता है, मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। लेकिन जो एक डिफरेंस आता है वो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन में आता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज दीज आइसोटोप डिफर ड्यू टू देयर लार्ज मास डिफरेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब अगर बात करें प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन H2 की, तो लैब मेथड बहुत ही इजी है। यूजुअली ग्रेन्यूलेटेड जिंक को लिया जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। आप जिंक के साथ एक्वस अल्कली भी ले सकते हैं और आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। उसके बाद अगर कमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है एसिडिफाइड वाटर की यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अगर आपको हाई प्योरिटी का डाई हाइड्रोजन चाहिए, हाई प्योरिटी का, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाई प्योरिटी का अगर डाई हाइड्रोजन चाहिए तो आपको वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा निकल इलेक्ट्रोड्स के साथ, है ना। हाई प्योरिटी इसमें आपको 99.95% से भी ज़्यादा प्योर डाई हाइड्रोजन मिल जाएगा अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करा दोगे। वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ निकल इलेक्ट्रोड्स। और एक और मेथड है, ये बाई प्रोडक्ट की तरह मिल जाता है, बाई प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है अपने को जो सी वाटर से मिलता है उसकी अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनता है और एज ए बाई प्रोडक्ट अपने को डाई हाइड्रोजन गैस भी मिल जाती है। रिएक्शन ऑफ स्टीम और हाइड्रोकार्बन्स और कोक एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड्स हाइड्रोजन। अगर अपन स्टीम की रिएक्शन कराएं, स्टीम यानी कि जो भाप वाला पानी होता है उसकी रिएक्शन कराएं हाइड्रोकार्बन्स में या फिर कोक में, टेम्परेचर अगर अपन हाई रखें इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वो भी आपको हाइड्रोजन यील्ड कर देगा। अब एक इम्पॉर्टेंट केस आता है, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला कह सकते हैं अपन, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 को कहते हैं वाटर गैस, है ना। CO + H2 इज इक्वल्स टू वाटर गैस। दिस मिक्सचर इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ मीथेनॉल एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। CO और H2 के मिक्सचर को अपन यूज़ करते हैं बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को और मीथेनॉल बनाने के लिए, इसलिए इसको सिन गैस भी कहते हैं क्योंकि इससे सिंथेसिस हो रही है, तो सिंथेसिस गैस और सिन गैस भी कह सकते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। अगर आप CO + H2 यानी कि सिंथेसिस गैस या फिर वाटर गैस को बना रहे हो कोल से,
है ना, कार्बन को सॉलिड फॉर्म लो और वाटर से रिएक्शन कराओ तो आपको CO+H2 मिलेगा, जो कि होता है सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज कैटलिस्ट। अगर आपको डाइहाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हो? आप कार्बन मोनोऑक्साइड को लीजिए सिन गैस के और उसकी रिएक्शन कराइए फर्दर स्टीम के साथ, वही उबलता हुआ पानी के साथ, भाप वाले पानी के साथ, और आपको जो कैटलिस्ट लेना है यहाँ पे वो होगा आयरन क्रोमेट एज कैटलिस्ट। इसको कहेंगे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन। जो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराई वाटर स्टीम वाटर के साथ, तो उसमें आपको CO2 मिलेगा और CO2 को आपको स्क्रब करके निकाल लेना है, और स्क्रबिंग के लिए आप यूज़ करेंगे सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। प्रेजेंटली 77% ऑफ इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, 18% फ्रॉम कोल, 4% फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशंस एंड 1% फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन देख लेते हैं। डाइहाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कंबस्टिबल गैस, है ना। ये तो नॉर्मल है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और कंबस्टिबल, टेस्टलेस, बट दिस इज कंबस्टिबल गैस, ये आपको याद रखना है। लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, एयर से लाइटर होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो केमिकल बिहेवियर ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मॉलिक्यूल की आप बात करो, अगर आपको उसकी रिएक्टिविटी के बारे में जानना है तो काफ़ी हद तक रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है किसी भी एलिमेंट के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे, है ना। तो हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है ना, उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो हाईएस्ट है फॉर अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। आप कोई भी एलिमेंट ले आओ, अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो आपके हाइड्रोजन के केस में ही देखने को मिलेगी। Because of this, dissociation of hydrogen into its atoms is only 0.081% around 2000 Kelvin। इस वजह से, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है डाइहाइड्रोजन का डिसोसिएशन है वो जब 2000 केल्विन का टेम्परेचर आप लोगे तब जा करके 0.081% होगी। और अगर इसको आपको बढ़ाना है 95.5% तक तो आपको टेम्परेचर बढ़ा करके 5000 केल्विन करना पड़ेगा। ऑल्सो इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई HH बॉन्ड एंथैल्पी। अब चूंकि बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है तो ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है। दस एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट हाई टेम्परेचर। इसलिए अगर आपको एटॉमिक हाइड्रोजन बनाना है तो आपको हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रिक आर्क में और अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, है ना। आपको हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक आर्क में अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लेनी पड़ेगी। अगर आपको एटॉमिक हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है हाई टेम्परेचर में तो आपको इलेक्ट्रिक आर्क लेना पड़ेगा और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लेनी पड़ेंगी। इट कंबाइन विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स। हाइड्रोजन जो है वो सभी एलिमेंट से कंबाइन कर जाता है और ये रिएक्शंस कई प्रकार से कर सकता है। कई प्रकार मतलब 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला, या तो वो अपना एकमात्र इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और उससे H+ बना ले, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले ले और H- बना ले, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना करके अपना काम कर ले। अब अगर रिएक्शन विद हेलोजेंस देखें तो सिंपल सी रिएक्शन होती है, HX बन जाता है, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। हालांकि फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है वो डार्क में भी हो जाती है, लेकिन अगर आयोडीन के साथ बात करें तो उसमें आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और वाटर बनाता है और रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अगर डाई नाइट्रोजन के साथ बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दिस इज हैबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, है ना। तो इसमें अमोनिया बनता है और दिस इज़ द मेथड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। मेटल्स के साथ अगर बात करें तो बहुत सारे मेटल्स के साथ ये कंबाइन करता है हाई टेम्परेचर में और करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स दे देता है। अगर बात करें मेटल आयंस के साथ और मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो ये कुछ मेटल आयंस को एक्वस सॉल्यूशंस में रिड्यूस कर देता है और कुछ मेटल ऑक्साइड्स को भी एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूस कर देता है। हालांकि जिन मेटल्स को ये रिड्यूस करता है उनकी एक्टिविटी आयरन से कम होनी चाहिए और रिड्यूस करके वो मेटल ऑक्साइड्स को या फिर मेटल आयंस को करस्पॉन्डिंग मेटल्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर बात करें रिएक्शंस विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो इट रिएक्ट्स विद मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव यूजफुल हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस।
अगर बात करें रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है। कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और ये यूज़फुल हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स देता है ना। ये आपको यूज़फुल हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स देगा जो कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप इसमें एग्जांपल लो तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल एज कैटलिस्ट। अपन ना वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करते हैं और वहाँ पे निकल को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो इससे अपने को एडिबल फैट्स मिलते हैं, जैसे कि मार्गारीन हो गया, वनस्पति घी हो गया, है ना। और एक और रिएक्शन है हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलफिन्स। अगर अपन ओलफिन्स की हाइड्रोफॉर्माइलेशन करते हैं तो उससे अपने को एल्डेहाइड्स मिलते हैं जो कि फर्दर रिडक्शन करने में अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आते हैं यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन में। एक सबसे ज़्यादा जो बड़ा यूज़ है ना डाईहाइड्रोजन का, वो है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में, है ना। और अमोनिया इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि अमोनिया से अपन नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। अगर बात करें इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन, कॉटन सीड्स एक्सेट्रा। इसको वनस्पति फैट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजनेशन करते हैं उसमें अपन पॉली अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स का, जैसे कि सोयाबीन, कॉटन सीड्स एक्सेट्रा। इन मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर्टिकुलरली मिथेनॉल CH3OH बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। वाइडली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, है ना। मेटल हाइड्राइड्स बनाने के लिए भी इसको बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, अ हाईली यूजफुल केमिकल, है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में अपन सभी जानते हैं, बहुत ही यूजफुल केमिकल, उसको बनाने के लिए भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब अपने थोड़े से कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जिकल प्रोसेस, अपन पूरा का पूरा चैप्टर देखेंगे। मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये हैवी मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करता है ना। मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये हैवी मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करता है, रिड्यूस करता है। और एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस जो हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस जो हैं वो कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स produced by dissociation of dihydrogen with the help of an electric arc are allowed to recombine on surface to be welded to generate temperature of 4000 Kelvin। एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस का काम कैसे होता है, देखिए कटिंग और वेल्डिंग में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे किया जाता है, इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन को लिया जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन अपने को कैसे मिलेगा, जब अपन डिसोसिएशन करेंगे डाईहाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से, तो अपने को एटॉमिक हाइड्रोजन मिलेगा। तो अपन इस एटॉमिक हाइड्रोजन को रिकम्बाइन कर देंगे ऑन सरफेस टू बी वेल्डेड। जो भी सरफेस अपने को वेल्ड करना है उसके सरफेस पे अपन अलाउ कर देंगे कि ये रिकम्बाइन कर जाए, और टेम्परेचर अपन 4000 केल्विन का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसको रॉकेट फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है स्पेस रिसर्च में। और डाईहाइड्रोजन जो है वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिक पावर। बहुत सारे फ़ायदे हैं कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स और इलेक्ट्रिक पावर की तुलना में। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन, और सबसे अच्छी बात है कि ये कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है पर यूनिट मास। पर यूनिट मास इट रिलीजेस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कंपैरिजन टू गैसोलिन और अदर फ्यूल्स। अब आ जाते हैं हाइड्राइड्स में। डाईहाइड्रोजन कंबाइन विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर जाता है डाईहाइड्रोजन, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के साथ नहीं करता है। और बनाता क्या है वो बनाता है बाइंडरी कंपाउंड, जिसको अपन प्यार से कहते हैं हाइड्राइड्स। 3 प्रकार के हाइड्राइड्स होते हैं। पहला है आयनिक और सेलाइन या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। दूसरा है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। और तीसरा है मेटेलिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। सबसे पहले अपन देखेंगे आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स को। स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स। ये ज़्यादातर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनते हैं। हालांकि सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन लाइटर मेटल हाइड्राइड्स। जो लाइटर मेटल हाइड्राइड्स हैं उसमें काफ़ी सारा कोवेलेंट कैरेक्टर मिलता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से उसको आयनिक हाइड्राइड ही माना जाता है। और जो सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर मिलता है वो कुछ लाइटर मेटल हाइड्राइड्स में मिलता है, जैसे कि LiH, BeH2 एंड MgH2। और अगर बात करें BeH2 और MgH2 की, तो वो तो पॉलीमेरिक होते हैं स्ट्रक्चर में। BeH2 एंड MgH2 आर पॉलीमेरिक इन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। ये जो आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स होते हैं या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स होते हैं, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं और सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग होते हैं। हालांकि अगर इनको मेल्ट कर दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस करने पे ये एनोड में डाईहाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करते हैं। सेलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर प्रोड्यूसिंग डाईहाइड्रोजन गैस। अगर सेलाइन हाइड्राइड्स की रिएक्शन कराई जाए वाटर के साथ, तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं और डाईहाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं।
लिथियम हाइड्राइड इज रादर इनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर्स विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। हालांकि जो लिथियम का हाइड्राइड होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर्स में, अगर आप थोड़ा बहुत कम टेम्परेचर रखोगे, रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा का, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ। इसलिए इट इज़ देयर फॉर यूज इन सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल हाइड्राइड्स। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लिथियम हाइड्राइड की अपन बात कर रहे हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरे यूजफुल हाइड्राइड्स को बनाने के लिए, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने बहुत काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब बात करते हैं कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स की। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विद मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं और ज़्यादातर ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में बनते हैं। सबसे फेमिलियर एग्जांपल है अपना मीथेन CH4, अमोनिया NH3, वाटर H2O एंड HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। चूँकि ये कोवेलेंट होते हैं तो इस वजह से ये वोलाटाइल कंपाउंड भी होते हैं ना। अपन देखते हैं कि वोलाटिलिटी जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। और अपने जो ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लेविस स्ट्रक्चर, है ना। उनके लेविस स्ट्रक्चर के बेसिस में उनको फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और तीसरा है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं उसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स किस सेंस में होते हैं, अगर आपको लेविस स्ट्रक्चर लिखना है तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाएंगे। डाइबोरेन इसका एक एग्जांपल है, B2S6। और सिर्फ डाइबोरेन ही क्यों, सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 के वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स बनाते हैं। वो लेविस एसिड की तरह काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे। बात अगर करें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स की तो उसमें इतने तो इलेक्ट्रॉन होते हैं कि लेविस स्ट्रक्चर बन जाए। लेविस स्ट्रक्चर की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स हैं हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू राइट कन्वेंशनल लेविस स्ट्रक्चर्स। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म सच कंपाउंड्स। सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रुप 14 के इस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है, आपने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में। जो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच से ही समझ में आ रहा है कि भाई ज़्यादा है, पैसे वाला है ना, तो यहाँ पैसे से रिलेशन नहीं है, यहाँ पे रिलेशन है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कैसे होते हैं, वो होते हैं लोन पेयर्स के फॉर्म में। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 to 17 फॉर्म सच कंपाउंड्स। ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स इस प्रकार के कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 ले लो, उसमें 1 लोन पेयर होता है। वाटर ले लो, उसमें 2 लोन पेयर होता है। और HF में 3 लोन पेयर की प्रेजेंस देखी जाती है। दे बिहेव एज लेविस बेसिस। अब भाई उनके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो वो चाहेंगे कि हमसे कोई ले जाए, तो वो दान कर देंगे और इस वजह से उनको बेसिक नेचर मिल जाएगा और वो लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। लेविस बेस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर नोन एज लेविस बेस। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फोन, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, रिजल्ट्स इन हाइड्रोजन बॉन्ड, लीड्स टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो लोन पेयर्स की प्रेजेंस है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रिजल्ट करती है और इस वजह से मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर लास्ट में आते हैं अपन और देखते हैं मेटेलिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स को, तो उसमें देखेंगे तो ये ज़्यादातर D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनता है। जो मेटल्स हैं ग्रुप 7, 8, 9 के, वो नहीं बनाते हैं हाइड्राइड इसमें। 7, 8, 9 ग्रुप जो होता है अपना D ब्लॉक में, और 6th ग्रुप से भी सिर्फ क्रोमियम ही CrH का फॉर्मेशन करता है। तो इसको अपन ग्रुप 6 से ग्रुप 9 तक जो गैप आ रहा है इसको अपन कई बार हाइड्राइड गैप के नाम से भी जानते हैं। These hydrides conduct heat and electricity through not as efficient as parent metals। ये हाइड्राइड जो हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन दिखाते हैं, हालांकि उतना अच्छा नहीं करते हैं जितने इनके पेरेंट मेटल्स कर पाते हैं, बट फिर भी ठीक ठाक कंडक्टिविटी दिखा देते हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, ये हमेशा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होंगे। जैसे अपन नॉन स्टोइशियोमेट्री आपको पता होगी कि अपन कोई भी नॉर्मल कंपाउंड लेते हैं ना, मतलब ये फॉलो नहीं करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को। अपन कांस्टेंट कंपोजिशन देखते हैं ना कि NH3 है तो उसमें 3 हाइड्रोजन होगा, 1 नाइट्रोजन हो गई। अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 हुए तो 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन होंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई मतलब नंबर नहीं है एग्जैक्ट कि यही होगा। ये डेसिमल में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल LaH 2.87, YbH 2.55 है ना। तो 2.55 क्या होता है, आपने कभी सुना है कि H2O के फार्मूले में 2 आता है H के पास, NH3 फार्मूले में 3 आता है, बट यहाँ पे पॉइंट्स में आ रहा है। सो दिस इज नोन एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक।
अब ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक क्यों होते हैं, इसकी कमी क्यों होती है, ये इसका कारण है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कमी होने की वजह से ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड हो जाते हैं, और इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड। अर्लियर पहले ये सोचा जाता था कि इन हाइड्राइड्स में जो हाइड्रोजन है वो इंटरस्टाइशस को कंप्राइज कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है मेटल लेटाइसेस में, प्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स टाइप। ये पहले माना जाता था कि जैसे कोई मेटल की लेटाइस ले ली, उसमें कोई छोटा सा इंटरस्टाइस होगा तो हाइड्रोजन छोटा सा एलिमेंट होता है तो वहीं पे घुस जाता होगा और डिस्टॉर्शन कर देता है मेटल लेटाइस का। हालांकि टाइप में कोई चेंज नहीं आता है पर डिस्टॉर्शन कर देता है वो, इसलिए और इस वजह से इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स का भी नाम दिया गया। लेकिन जो रीसेंट स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि एक्सेप्ट फॉर हाइड्राइड्स ऑफ निकल, पैलेडियम, सीरियम एंड एक्टीनियम, अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास हैव लैटिस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट मेटल, है ना। तो माना क्या जा रहा था कि वो इंटरस्टाइसिस को ऑक्यूपाई करता है पर टाइप स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करता। लेकिन रिसेंट जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि निकल, पैलेडियम, सीरियम एंड एक्टीनियम को छोड़ करके बाकी जितने भी हाइड्राइड्स हैं इस क्लास के, उनका लेटाइस डिफरेंट होता है ना, वो डिफरेंट लेटाइस दिखाते हैं पेरेंट मेटल से। The property of absorption of hydrogen on transition metals is widely used in catalytic reduction hydrogenation reactions। जो ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन मेटल्स में, इसको वाइडली यूज़ किया जाता है कैटालिटिक रिडक्शन में और हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में। इसको अपन ऑक्लूजन कहते हैं। दिस इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको ऑक्लूजन कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ट्रांजिशन मेटल्स इज वाइडली यूज्ड इन कैटालिटिक रिडक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। Some metals, example palladium and platinum, can accommodate very large volume of hydrogen and therefore can be used as storage media। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप हाइड्रोजन स्टोर कर सकते हो और इसलिए इसको स्टोरेज मीडिया की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस प्रॉपर्टी हैज़ हाई पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो प्रॉपर्टी है ये हाई पोटेंशियल रखती है फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब गाइस अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वाटर, जो कि एनसीईआरटी में 9.6 में दिया है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो अपने कान को अच्छी तरीके से खोल लो और अपने हेडफोन्स का जो आवाज़ है ना उसको बिल्कुल सही से कर लो, क्योंकि वाटर से क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब अपन वाटर देखते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 65% वाटर एंड सम प्लांट्स हैव अबाउट 95% वाटर। अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की, तो कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड होता है, ठीक है। कलर नहीं होता है ना ही टेस्ट होता है वाटर में, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन कंडेंस्ड फेज आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होनी ही है, इस वजह से ये कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं, है ना, जो यूजुअली अपने को देखने को नहीं मिलती, वो प्रॉपर्टीज़ भी ये शो करते हैं लिक्विड और सॉलिड स्टेट में खास तौर से। दिस लीड्स टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट। अब इनमें चूँकि बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखने को मिलता है और हाई हीट ऑफ फ्यूज़न देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू, किसी कंपैरिजन में H2S और H2SE के कंपैरिजन में हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हाई हीट ऑफ फ्यूज़न देखने को मिलता है। In comparison to other liquids, water has higher specific heat, thermal conductivity, surface tension, dipole moment and dielectric constant। अगर दूसरे लिक्विड्स के साथ कंपेयर किया जाए तो वाटर का हाइयर स्पेसिफिक हीट होता है, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। दीज प्रॉपर्टीज़ अलाउ वाटर टू प्ले अ की रोल इन द बायोस्फीयर। ये सारी प्रॉपर्टीज़ वाटर को एक बहुत ही वाइटल पार्ट बना देती हैं अपने बायोस्फीयर का। High heat of vaporization and heat capacity are responsible for moderation of climate and body temperature of living beings। जो high heat of vaporization होता है वो allow करता है, और high heat of vaporization के साथ साथ heat capacity जो है वो allow करती है, वो responsible है moderation of climate के लिए। climate में जो moderation देखने को मिल रहा है और body temperature of living beings में जो difference देखने को मिल रहा है, moderation देखने को मिल रहा है, वो water की heat of vaporization और heat capacity की वजह से देखने को मिल रहा है। It is an excellent solvent for transportation of ions and molecules required for plant and animal metabolism due to hydrogen bonding with polar molecules। Even covalent compounds like alcohol and carbohydrates dissolve in water। चूँकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ, इसलिए कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए वो भी वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं।
अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की, तो गैसियस फेज में वाटर का बेंट मॉलिक्यूल होता है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है और OH बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर होती है। ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है। इन लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये सब अपन ने देख लिया। गैस फेज में वाटर बेंट मॉलिक्यूल होता है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है, OH बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर होती है। ये एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है। लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएटेड होते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर की, जिसको कहते हैं आइस। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस जो है वो क्रिस्टलाइज कर जाती है हेक्सागोनल फॉर्म में। किस कंडीशन में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल फॉर्म। लेकिन बहुत लो टेम्परेचर में अगर अपन देखें, अगर टेम्परेचर को बहुत लो कर दिया जाए तो ये क्यूबिक फॉर्म में कंडेंस कर जाती है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। वाटर की जो डेंसिटी है वो आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से बहुत कम होती है, और इस वजह से अपन देखते हैं कि आइस जो है वो वाटर में फ्लोट करती है। आइस हैज़ हाईली ऑर्डर्ड 3D हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। आइस में हाईली ऑर्डर्ड 3D हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। और जब अपन आइस क्रिस्टल्स का एग्जामिनेशन करते हैं विथ एक्सरेज के साथ जब अपन इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन एटम जो है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड है बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स, है ना। एक्सरे से जब अपन इसकी स्टडी करते हैं तो अपने को देखने को मिलता है कि हर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो सराउंडेड है टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम। 4 और भी ऑक्सीजन एटम्स हैं, उनसे घिरा हुआ है, और डिस्टेंस जो होती है वो होती है 276 पिकोमीटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस अ ओपन टाइप स्ट्रक्चर विद वाइड होल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस में ओपन टाइप का स्ट्रक्चर होता है और उसमें बहुत ज़्यादा वाइड होल्स देखने को मिलते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखते हैं। वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है ना। ये ब्रॉन्स्टेड सेंस में, अगर अपन ब्रॉन्स्टेड सेंस में बात करें, ब्रॉन्स्टेड का सेंस क्या बोलता था? ब्रॉन्स्टेड ने ये बताया था कि अगर H+ देगा तो वो आपका होगा एसिड, H+ लेगा तो वो होगा आपका बेस। तो जब वाटर NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह काम करेगा, जब H2S के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह काम करेगा। अगर रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करें इन्वॉल्विंग वाटर, तो वाटर कैन बी इजिली रिड्यूस टू डाईहाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। आप कोई भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ले लो जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर प्रेजेंट हो, और उसकी रिएक्शन करा दो डाईहाइड्रोजन के साथ, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की रिएक्शन करा दो वाटर के साथ, तो आपको डाईहाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। और ये बहुत ही ग्रेट सोर्स ऑफ डाईहाइड्रोजन होता है ना, तो इसको यूज़ किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए डाईहाइड्रोजन गैस। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वाटर जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, आप सबको पता है क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। विथ फ्लोरीन ऑल्सो इट इज़ ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करता है? वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। फिर अगर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात करें तो ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। अब चूंकि वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी भी होती है। It dissolves many ionic compounds, however certain covalent and some ionic compounds are hydrolyzed in water. वाटर जो है वो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेता है, हालांकि ये कुछ कोवेलेंट और कुछ आयनिक कंपाउंड्स से हाइड्रोलाइज भी हो जाता है ना। सम सर्टेन कोवेलेंट एंड सम आयनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। अगर बात करें हाइड्रेट फॉर्मेशन की, तो एक्वस सॉल्यूशंस से मैनी सॉल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। From aqueous solutions, many salts can be crystallized as hydrated salts. Such association is of different types. अगर आप aqueous solutions ले लो तो बहुत सारे salts जो हैं उनको crystallize किया जा सकता है hydrated salts के फॉर्म में। इस तरह का जो एसोसिएशन होता है वो मेनली 3 प्रकार का होता है। एक तो कोऑर्डिनेटेड वाटर, जिसमें क्रोमियम H2O का होल 3 पॉजिटिव आता है आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और 3 Cl नेगेटिव बाहर होते हैं। दूसरा टाइप होता है इंटरस्टिशियल वाटर, जिसमें BaCl2 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O हो गया। और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, जो कि आप CuH2O के होल 4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 2+ और SO4 2 नेगेटिव डॉट H2O देखते हो, जो कि स्ट्रक्चर है CuSO4 डॉट 5 H2O का। अब अपन आते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट मेक्स वाटर हार्ड। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, क्लोराइड के फॉर्म में या सल्फेट के फॉर्म में, तो वो वाटर को हार्ड बना देंगे, वो अपना हार्ड वाटर कहला जाएगा। सोप जो है उसमें सोडियम स्टीरेट होता है। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला है C17H35COONA।
इट रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीरेट। सोप, जिस सोप कंटेनिंग सोडियम स्टीरेट, अगर सोडियम स्टीरेट वाली सोप है तो वो रिएक्ट करेगी हार्ड वाटर के साथ और वो प्रेसिपिटेट आउट करेगी कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीरेट को। देयरफॉर ये अनसूटेबल होती है लॉन्ड्री के लिए, इसलिए हार्ड वाटर की अगर बात करें तो ये अनसूटेबल होता है लॉन्ड्री के लिए। बॉयलर्स को के लिए भी हार्मफुल होता है क्योंकि ये सॉल्ट डिपॉजिट कर देता है और स्केल के स्केल के फॉर्म में ये सॉल्ट को डिपॉजिट कर देता है। इस वजह से ये बॉयलर की जो एफिशिएंसी है उसको भी रिड्यूस कर देता है। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो दो प्रकार की होती है, पहला परमानेंट और दूसरी टेम्परेरी। तो पहले अपन टेम्परेरी हार्डनेस को देखते हैं। अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं तो वो टेम्परेरी हार्डनेस है। टेम्परेरी हार्डनेस आप बॉइलिंग से हटा सकते हो। जब आप बॉइलिंग करोगे तो जो सॉल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनसॉल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, और जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे यार एक में हाइड्रोक्साइड एक में कार्बोनेट, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट से बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट होता है, ना कि मैग्नीशियम कार्बोनेट। लेकिन कैल्शियम के केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट ही प्रेसिपिटेट होता है। दिस प्रेसिपिटेट्स कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। अब ये जो प्रेसिपिटेट हुए हैं इनको आप फिल्ट्रेशन कर लो तो आपको अपना काम करते हुए मिल जाएगा। फिर आते हैं क्लार्क्स मेथड में। क्लार्क्स मेथड में क्या होता है? कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम। लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम कहते हैं। तो क्लार्क्स मेथड में आप कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम ऐड करते हो हार्ड वाटर में, इससे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगेन यहाँ पे याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का PPT बनता है। बात अगर करें परमानेंट हार्डनेस की तो प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से सॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं वो, इस वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है और इसको आप बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट है कि आप वॉशिंग सोडा के साथ इसकी रिएक्शन कराओ। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट को अपन वॉशिंग सोडा कहते हैं, तो Na2CO3.10H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। फॉर्म इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स, जब इनकी रिएक्शन आप कराओगे हार्ड वाटर के साथ तो वो आपको इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स बना करके दे देगा। दूसरा है कैलगॉन्स मेथड। कैलगॉन जो है अपन वो कॉमर्शियली कहते हैं और जो उसका केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na6P6O18, जिसको अपन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट कहते हैं, है ना। कॉमर्शियली इसको कैलगॉन कहते हैं। तो इसमें जो है तो रिएक्शन होती है और जो कॉम्प्लेक्स एनायन बनता है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को सॉल्यूशन में ही रखता है ना। एनायन जो है वो मैग्नीशियम कैटायन और कैल्शियम कैटायन को अपने पास रखता है, इस वजह से आपको वाटर जो है तो सॉफ्ट होकर के मिल जाता है। बात अगर करें आयन एक्सचेंज मेथड की तो इसको अपन जियोलाइट या फिर परम्यूटेट प्रोसेस भी कह सकते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट या फिर परम्यूटेट कहा जाता है। इसका जनरल फार्मूला होता है NaAlSiO4 है। और परम्यूटेड जियोलाइट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो पूरा ख़त्म हो जाता है जब सोडियम पूरा का पूरा यूज अप हो जाए। इसको आप रीजनरेट कर सकते हो फर्दर यूज़ के लिए। अगर आपको इसको रीजनरेट करना है तो आपको सोडियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करनी होगी और ये रीजनरेट हो जाएगा। अब आते हैं सिंथेटिक रेजिन। सॉरी गाइज। अब अपन आते हैं सिंथेटिक रेजिन्स मेथड में। सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये जियोलाइट परम्यूटेट प्रोसेस से ज़्यादा एफिशिएंट होती है। यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स जो हैं उसमें लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि SO3H ग्रुप, और वो जो कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। रेजिन एक्सचेंज करता है सोडियम आयंस को कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। रेजिन को रीजनरेट अगर करना है तो आपको एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, सेम एज आयन एक्सचेंज मेथड। प्योर वाटर जो है, जो कि सारे के सारे सॉल्यूबल मिनरल सॉल्ट से फ्री होगा, उसको आप ऑब्टेन कर सकते हो जब आप उसको पास करोगे कैटायन एक्सचेंज से और एनायन एक्सचेंज रेजिन से। In this cation exchange process, H plus exchanges for sodium, calcium, magnesium and other cation present in water. इस कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस में होगा क्या? H प्लस जो है वो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से एक्सचेंज करेगा और बाकी के जो भी कैटायंस प्रेजेंट है वाटर में उनसे एक्सचेंज करेगा। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन प्रोटॉन रिलीज एंड दस मेक्स वाटर एसिडिक। इस प्रोसेस में होगा क्या? प्रोटॉन्स का रिलीज होगा और वाटर एसिडिक हो जाएगा।
अब बात करें अगर एनायन एक्सचेंज प्रोसेस की, तो एनायन एक्सचेंज प्रोसेस में OH नेगेटिव जो है वो एक्सचेंज करेगा क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट और फिर सल्फेट आयंस को, जो कि वाटर में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे OH नेगेटिव रिलीज होगा, तो इस तरीके से जो H+ निकला था और जो OH नेगेटिव निकला है ये आपस में मिलेंगे और न्यूट्रल कर देंगे, है ना, तो वाटर न्यूट्रल हो जाएगा। ये जो एग्जॉस्टेड कैटायन और एनायन एक्सचेंज है, ये जो एग्जॉस्टेड कैटायन और एनायन एक्सचेंज है रेजिन बेड्स हैं, इनको रीजनरेट किया जा सकता है बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड एंड एल्कली सॉल्यूशंस रिस्पेक्टिवली। अगर आपको कैटायन और एनायन एक्सचेंज रेजिन बेड्स को रीजनरेट करना है तो आप ये कैसे कर सकते हो, आप ट्रीटमेंट करिए इसका डाइल्यूट एसिड्स के साथ और एल्कली सॉल्यूशंस के साथ रिस्पेक्टिवली। अब आते हैं अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसको यूज़ किया जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, अगर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं तो उनके पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अपन बेरियम पेरोक्साइड को ले लेंगे, उसका एसिडिफिकेशन करा देंगे और फिर उसमें से एक्सेस वाटर रिमूव कर देंगे बाय एवापोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, है ना। एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड एंड रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय एवापोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इट विल गिव यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरा प्रोसेस है पेरोक्सो डाइसल्फेट ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब आप पेरोक्सो डाइसल्फेट का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा। और आपको पेरोक्सो डाइसल्फेट कैसे मिलेगा, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा देंगे, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशंस का हाई करंट डेंसिटी में, तो आपको पेरोक्सो डाइसल्फेट मिलेगा और उसका अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। दिस मेथड इज नाउ यूज्ड फॉर लैब प्रिपरेशन ऑफ D2O2। अब इस मेथड को लैब में यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ D2O2। इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 एल्काइल एंथ्राक्विनॉल्स। अगर आपको इंडस्ट्रियली बात करनी है कैसे प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो ये किया जाता है ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन, यानी खुद से ही ऑक्सीडेशन कर लेता है 2 एल्काइल एंथ्राक्विनॉल्स। इस केस में, इन दिस केस 1% H2O2 इज फॉर्म्ड, इन दिस केस 1% H2O2 इज फॉर्म्ड। अगर इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए वाटर के साथ और कंसनट्रेट किया जाए 30% बाय मास तक, तो आपको इसमें डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इट कैन बी कंसनट्रेटेड टू 85%। अब अगर आपको इसको 85% तक कंसनट्रेटेड करना है तो आपको लो प्रेशर में केयरफुली डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। रिमेनिंग वाटर जो है उसको आप फ्रोज आउट कर सकते हो और आपको प्योर H2O2 मिल जाएगा, है ना। तो देखिए 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल में हुआ क्या था, इसका ऑटो ऑक्सीडेशन हुआ था, उसमें आपको 1% H2O2 मिला था। अगर आप इसको कंसनट्रेट करना चाहते हो 30% तक तो आप डिस्टिलेशन कर सकते हो रिड्यूस्ड प्रेशर में। इसको फर्दर आप कंसनट्रेट कर सकते हो 85% तक केयरफुल डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर में, है ना। रिमेनिंग वाटर को आप फ्रोज आउट कर दो तो आपको प्योर H2O2 मिल जाएगा। अगर H2O2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए तो ये प्योर स्टेट में कलरलेस होता है, बहुत हल्का वेरी पेल ब्लू कलर का होता है और ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये वाटर के साथ सारे के सारे प्रोपोर्शंस में मिसिबल है और ये एक हाइड्रेट बनाता है H2O2.H2O। 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 मार्केट में आता है और उसको 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है, यानी कि 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज मार्केटेड एज 100 V हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि 1 मिलीलीटर 30% H2O2 सॉल्यूशन का अगर आप 1 मिलीलीटर लोगे तो उससे आपको 100 ml ऑक्सीजन मिलेगी STP में। कमर्शियली मार्केटेड सैंपल इज 10V। जो कमर्शियली मार्केटेड सैंपल है वो 10V होता है, जिसका मतलब ये है कि सैंपल में 3% H2O2 पाया जा रहा है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। गैस फेज में इसका डायहेड्रल एंगल 111.5 डिग्री होता है और सॉलिड फेज में इसका डायहेड्रल एंगल 90.2 डिग्री तक घट के हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। आप चाहे मीडियम कोई भी लो, एसिडिक मीडियम लो या फिर अल्कलाइन मीडियम लो। स्टोरेज की अगर बात करें तो ये अगर लाइट के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो अगर आपने इसको लाइट को एक्सपोज कर दिया तो ये डिकम्पोज हो जाएगा धीरे धीरे, स्लोली इट विल डिकम्पोज। मेटल सरफेसेस की प्रेजेंस में या फिर थोड़ा बहुत ट्रेसेस ऑफ एल्कली हो गई, जैसे कि प्रेजेंट इन ग्लास कंटेनर्स, अबव रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, यानी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट, तो ये कैटलाइज हो जाती है जब आप मेटल सरफेस की प्रेजेंस रखते हो या फिर ट्रेसेस ऑफ एल्कली रखते हो, है ना। प्रेजेंट इन ग्लास कंटेनर्स, अबव रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, देयरफॉर स्टोर्ड इन वैक्स लिंक्ड ग्लास। इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, इसका डिकम्पोजिशन ना हो पाए, इसलिए इसको वैक्स लाइंड ग्लास या फिर प्लास्टिक वेसल्स में रखा जाता है और डार्क में रखा जाता है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए यूरिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको डस्ट से दूर रखा जाता है, क्योंकि डस्ट जो है वो एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन कर सकती है इसका,
है ना। तो डिकम्पोजिशन तो हो गई और एक्सप्लोड भी कर जाएगा, तो फिर आपका घाटा हो जाएगा। अब अगर यूज़ की बात करें तो इसको हेयर ब्लीच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसको एज एन एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल किया जाता है, और मार्केट में इसको सोल्ड किया जाता है परहाइड्रोल के नाम से। इसका इस्तेमाल केमिकल्स बनाने के लिए भी होता है, जैसे कि सोडियम परबोरेट एंड पर कार्बोनेट, जिसको हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको आप हाइड्रोक्विनोन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, टार्टरिक एसिड बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, और फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स सिफेलोस्पोरिन नाम से आती है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ही बनती है। इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इसको इन्वायरमेंटल या फिर ग्रीन केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। साइनाइड्स का ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन ऑफ सीवेज वेस्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं अपन हैवी वाटर में, D2O। D2O को एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है मॉडरेटर की तरह न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एंड इन एक्सचेंज रिएक्शंस फॉर स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इन एक्सचेंज रिएक्शंस फॉर स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर आप वाटर का एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे तो आपको हैवी वाटर मिल जाएगा, और बाई प्रोडक्ट की तरह भी मिल जाएगा ये कुछ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में। यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड। इसका इस्तेमाल दूसरे ड्यूटेरियम कंपाउंड्स को बनाने के लिए किया जाता है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर में आते हैं अपन, दैट इज डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। डाइहाइड्रोजन रिलीजेज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट ऑन कंबशन। अगर आप इनका कंबशन कराओगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपको देखने को मिलेगी। अगर मास बेसिस में बात करें तो डाइहाइड्रोजन कैन रिलीज मोर एनर्जी देन पेट्रोल। बात कर रहे हैं अपन मास बेसिस में, तो ये मोर एनर्जी है ना, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है पेट्रोल से, और ये जो एनर्जी होती है 3 टाइम्स होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। मोर ओवर पॉल्यूटेंट्स इन कम्बशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विल बी लेस देन पेट्रोल। हालांकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं है ना, पेट्रोल के कम्बशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, डाइहाइड्रोजन के केस में ये बहुत कम हो जाएंगे। हालांकि डाइहाइड्रोजन के केस में भी कुछ पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ डाइनाइट्रोजन, है ना, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डाइनाइट्रोजन पाई जाती है। डाइनाइट्रोजन इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट होता ही होता है डाइहाइड्रोजन में थोड़ा बहुत, तो इस वजह से डाइनाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अपने को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसको आप कम करना चाहते हो तो आप कम भी कर सकते हो। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंजेक्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू सिलेंडर टू लोअर द टेम्परेचर सो दैट रिएक्शन बिटवीन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन में नॉट टेक प्लेस। अगर आपको ये कम करना है, पॉल्यूटेंट कम करना है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, तो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दो सिलेंडर में, इंजेक्ट कर दो, और उससे होगा क्या, टेम्परेचर आपको कम रखना है तो उससे होगा क्या, रिएक्शन जो है डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन के बीच में वो नहीं हो पाएगी। एक सिलेंडर जो होता है कंप्रेस्ड डाइहाइड्रोजन वेट, उसका जो वेट होता है वो लगभग 30 गुना होता है अगर उतना ही वॉल्यूम का अपन टैंक ले लें पेट्रोल का, है ना, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी का। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को कि हाइड्रोजन इकोनॉमी को यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ों में ये ज़्यादा दिक्कतें भी दे सकता है, इस वजह से हमको थोड़ा सोच के काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ डाइहाइड्रोजन गैस को लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट करना पड़ता है बाय कूलिंग टू 20 केल्विन। 20 केल्विन में कूल करके आपको इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए आपको एक्सपेंसिव यानी कि काफ़ी महंगे इंसुलेटेड टैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। टैंक्स जो हैं वो मेटल अलॉय के हो सकते हैं, जैसे कि Na, Ni5, Ti, TiH2, मैग्नीशियम H2 एट्सेट्रा। और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है डाइहाइड्रोजन के स्टोरेज के लिए, हालांकि सिर्फ स्मॉल क्वांटिटीज़ में पर किया जा रहा है। These limitations have prompted researchers to search for alternative techniques to use dihydrogen in an efficient way. इन सभी लिमिटेशंस, इन सभी कमियों की वजह से जो रिसर्चर्स हैं उनको अब इस सोच में डाल दिया गया है कि यार बताओ अब अल्टरनेट क्या हो सकता है इसको एफिशिएंट वे में यूज़ करने के लिए। हाइड्रोजन इकोनॉमी इज़ द बेस। हाइड्रोजन इकोनॉमी को अपन देख रहे हैं पर ये फ्यूचर अल्टरनेटिव है, अभी इसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ है। जो बेसिक प्रिंसिपल हाइड्रोजन इकोनॉमी का वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस डाइहाइड्रोजन। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड और गैसियस डाइहाइड्रोजन। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर। हालांकि जो हाइड्रोजन इकोनॉमी का एडवांटेज है वो ये है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट होती है डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में, ना कि इलेक्ट्रिक पावर। सो दिस इज सम बेनिफिशियल पॉइंट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें डाइहाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया था। डाइहाइड्रोजन को वहाँ पे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया गया था और उसको अक्टूबर 2005 में लॉन्च किया गया था ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए।
इनिशियली 5% डाइहाइड्रोजन को यूज़ किया गया था सीएनजी के साथ 4 व्हीलर व्हीकल्स में, लेकिन बाद में परसेंटेज जो है डाइहाइड्रोजन को उसको धीरे धीरे बढ़ाने के लिए कहा गया कि ऑप्टिमम लेवल तक आप इसको बढ़ा लीजिए। Nowadays it is also used in fuel cells for generation of electric power। आजकल इसको फ्यूल सेल्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सो गाइज यहाँ पर अपना चैप्टर फिनिश होता है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा एंड थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर मेरे एफर्ट को आपने पसंद किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको और भी चैप्टर्स के इस तरह के पॉडकास्ट चाहिए तो डू कमेंट बताइए मुझे कि आपकी राय क्या है। सो बस जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार लगे रहो, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा।